पेपर वन में पेपर वन के लिए हम लोग 2006 से लेकर 2023 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। इसके अंतर्गत हमारे 2 चैनल हैं। पहले चैनल डॉक्टर अवधेश सर के नाम से सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको फिलॉसफी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पूरी फिलॉसफी का 1900 ये पूरा का पूरा 1995 से 2023 तक का पूरा PYQ मिल जाएगा। एक चीज़ और है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय की PDF थी, उसे टाइप करवा के सीक्वेंस करने में थोड़ी सी वो हुई, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे हैं। कुछ क्वेश्चन को मैंने मेहनत करके पॉइंट चैप्टर वाइज कर दिया है, जैसे इंडियन फिलॉसफी का एक जगह, वेस्टर्न फिलॉसफी का एक जगह, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी का एक जगह, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी का एक जगह, इंडियन एथिक्स का। और UGC क्लासेस, ये मेरा दूसरा चैनल है, आप सर्च करेंगे UGC क्लासेस बाय डॉक्टर अवधेश सर। इसके अंतर्गत हम 2006 से 2023 तक का पूरा सॉल्व करे थे। इसमें से आपको 2023 के 2 सेट मैंने सॉल्व कर दिया है। 2022 का एक सेट स्टार्ट किया था, उसका एक पार्ट 1 कर दिया था, 17 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर सुझाव दिया करिए, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आगे मोटिवेशन मिलती है, तो आगे और करने का मन करता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिस तरीके से इस चैनल को आप लोगों ने प्यार दिया, उसी तरीके से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो हम लोग 2022 के पार्ट 2 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो देखिए, पढ़ने वाले सभी वही कर रहे हैं, हमें चेंज करना होगा अपने काम के प्रयास को। बहुत बार लोग 10 बार 12 बार से UGC नेट का एग्जाम दे रहे हैं, हो नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसलिए अपने करने के तरीके बदलिए। तो वही है कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हर कार्य को अलग अंदाज में करने का प्रयास करते हैं। और देखो, सफलता हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटजी और स्मार्ट वर्क से मिलता है। स्मार्ट स्ट्रेटजी और स्मार्ट वर्क किस तरीके से किया जाए, उसी के लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो मिलेगी, 10 क्वेश्चन नहीं, तरीका समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF निकालो, और JRF निकाल के आराम से दूसरा भी काम करो भाई, PhD ही नहीं, आगे चल के JRF हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जाएंगे, वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें करना क्या है कि समग्र रूप से देखने का प्रयास करना है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे ये 2022 का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में 17 क्वेश्चन करवा दिया था, बाकी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें 10 यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करता हूँ कि डिटेल से डिस्कस करूँ आपका। और सबसे बड़ी चीज़ है आप तरीका देखिए, तरीका सीखिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, इन द an inference which is based on the middle term being only related to major term are Kelvinary। और दूसरा है Kelvinary अनुमाना knowledge is व्याप्ति between the middle and major terms arrived through the method argument है। तो ये जो न्यू टॉपिक के अंतर्गत जो जोड़ा गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें हैं करना है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जैसे ये दोनों स्टेटमेंट देखेंगे कि सही है कि गड़बड़ है। तो ध्यान से थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो जैसे नहीं होता है कि इपिस्टेमिनोलॉजी ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो व्याप्ति किस तरीके से होती है, तो उसमें देखना है। तो देखोगे कि
पहला जो केवलिंग है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है, जबकि दूसरा व्याप्ति के संदर्भ में ये गलत है, ठीक है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। यानी स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू नहीं, पहला क्या है गलत, दूसरा पहला सही है दूसरा गलत है, यानी ये हो जाएगा सी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकेंड इज रॉन्ग, फॉल्स। दूसरा है एज राइट नेशनल एनईपी के ऊपर है, एनईपी 2000, कुछ लोगों ने कहा था कि हिंदी में भी डिस्कस हो तो बढ़िया रहेगा। 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हायर एजुकेशन के क्रम में ये दिखाया गया है कि 2040 तक कितने बच्चों को बढ़ाने की है, 5,000, 4,000, 3,000, 2,500। तो इसके सीक्वेंस में बढ़ाने की बात की जा रही है कि कितने बढ़ाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5,000 है। आपको ना इसको नोट कर लेना है, नोट बना लेना है अपने नोट्स में, ठीक है। अगला आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एवरेज नॉइज लेवल, ये एनवायरमेंटल इकोलॉजी का है। इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, यानी विभिन्न जो ध्वनि प्रदूषण के लिए ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के आधार पर विभिन्न चीज़ों में दिया गया है। सिटी, स्टेट, कॉर्नर, ठीक है, कन्वेंशनल कंजर्वेशनल स्पीच, हाईवे पर, एयरक्राफ्ट की नॉइज पर, और टिपिकल ऑफिस की चीज़ों का है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट मैग्नीट्यूड के ऊपर एवरेज नॉइज सबसे अधिक की चीज़ों में होती है, और उसका यहाँ पर देखो पूछ रहा है ना करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन बिलो, किसमें ज़्यादा होता है। तो ध्यान से थोड़ा सा भी देखोगे एक भी चीज़ आएगा इसमें ना हाईएस्ट पूछ रहा है कि सॉरी सबसे कम किस में होता है, तो सबसे टाइपिंग वाले में चीज़ों में होगा, तो ई होगा, ई पहले स्थान पे होगा, ई पहले स्थान पे होगा। तो अब ये देखिए कि ई पहले में कौन कौन सा है, तो देखो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए विकल्प दो ही होते हैं। ध्यान से देखो, अब ये और ये दो आ गए। उसके बाद क्या आएगा कि स्पीच की चीज़ें आती है, यानी बी आएगा, यानी दूसरा ये हो गया। उसके बाद क्या है, सिटी, स्टेट, कॉर्नर, ये आएगा, ठीक है। उसके यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, यहाँ पे भी फिर से वही है कि आपको यदि स्टेटमेंट सही है, ये प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आएगी। इफ द लेंथ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इंक्रीज इट इम्प्रूव बोथ एबिलिटी एंड वैलिडिटी स्कोप। दूसरा है सोर्स ऑफ अ टेस्ट कैन बी इंटरप्ट विदाउट रेफरिंग इन नॉर्म्स इन द लाइट एवं स्टेटमेंट चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। इसमें कौन कौन सा सही है, तो ध्यान से देखो, जो पहला विकल्प है, यहाँ पे जो पहला विकल्प है वो तो करेक्ट है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इंक्रीजिंग वैलिडिटी, ये तो 100 करेक्ट है, ठीक है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। जबकि दूसरा विकल्प देख रहे हो, सोर्स ऑफ टेस्ट इंटरप्टेड विदाउट रेफरिंग, ये गड़बड़ है, यानी इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला है गिवन बिलो। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके समझने की ज़रूरत है। एनर्जी प्रोड्यूस बायोमास, ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक का है, कंसीडर कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। बायोमास कैन डज नॉट ईट CO2 एटमॉस्फेयर। तो पहले यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आप लोग उसे फीडबैक दे के कमेंट में बताइए कि क्या इसकी डिटेल्स और डिटेल जोड़ के एक्सप्लेन करूँ, होगा क्या। वहाँ पे 10 क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर जो करेक्ट चीज़ें हैं वही चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि बायोमास डज नॉट एड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंतर्गत ऐड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो देखो इसमें भी देख रहे हो कि एनर्जी बायोमास के द्वारा तो होती है, कार्बन न्यूट्रल चीज़ों को ये कर रहे हैं, लेकिन बायोमास में कार्बन डाइऑक्साइड को ना ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल किया जाता है, यानी ये गड़बड़ है। यानी फिर वही बात हुई कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एयर आर्सेनिक पॉल्यूशन, ये पानी वाटर में पाई जाती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कि आर्सेनिक किस
क्षेत्रों में ज़्यादा होगा आर्सेनिक की मात्रा। तो देखो एक चीज़ जानते होगे कि इसमें इंडस्ट्रियल एरिया है, डीप ग्राउंड फॉर्मेशन में, ड्राइंग इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर वेस्ट में, इसमें नहीं हो सकता। इसमें जनरल आपको एक जानकारी होगा तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि इंडस्ट्रियल चीज़ों से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। और डीप ग्राउंड की चीज़ें दोनों से ही निकलती है, लेकिन हाईएस्ट इससे निकलती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक हो जाएगा। अगला है कि इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन सिस्टम, प्राचीन समय में जो सीखने की परंपरा रही है वो किस तरीके के आधार पर आधारित थी? आर्किटेक्चर के, एनिमल हस्बेंड्री की, एग्रीकल्चर की, एडमिनिस्ट्रेशन के और डायरी, मतलब लगभग सभी चीज़ें थी, लेकिन किस क्रम में थी उन चीज़ों को हमें सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें थी। करेक्ट द आंसर। करेक्ट जब भी पूछे ऐसे चीज़ों में करेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट ढूंढना चाहिए, और इनकरेक्ट पूछे तो करेक्ट ढूंढने का तरीका अपना सोचना चाहिए। तो पहले चीज़ देखो, इसमें 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर ए ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग वाली चीज़ों में समस्या होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग मेंटेन कर लेंगे। विकल्प है ए बी ई, सी डी ई, ए बी सी डी ई। इसमें से देखना है कि कौन यहाँ पे करेक्ट है पूछ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन करेक्ट नहीं है। तो देखो आर्किटेक्चर बहुत अच्छे बने हैं, एनिमल मतलब जीवन मतलब जीव जंतुओं को पालने वाली चीज़ें, खेती तो हमेशा से रहा है, डेयरी फार्मिंग भी हमेशा से रहा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें उस तरीके से दिखती है, बी नंबर की चीज़ें नहीं दिखती। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डी गलत है, डी गलत है, इसमें डी इसमें से गड़बड़ है। यानी देखिए डी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, यानी मतलब इससे काम चलेगा नहीं, यानी कहने का मतलब दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी डी गड़बड़ है, यहाँ पे भी डी नहीं है, और देख रहे हैं कि ये चारों चीज़ें हमेशा है, और ये चारों चीज़ें कहाँ है? तो विकल्प नंबर 3 में है, ए बी सी ई, डी नहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी भी दशा में आपका होगा नहीं। तो प्लीज डू हार्ड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। अ वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट, ये लॉजिक से रिलेटेड है, जो नया टॉपिक जोड़ा गया है उससे है। अ वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट विद ऑल ट्रू, ठीक है, सही कंक्लूजन में है। यदि एक पूछ रहा है कि डिडक्टिव आर्गूमेंट कंक्लूजन में न हो, एब्सोल्युटली हो, तो उसे क्या हो? तो एक चीज़ देखो, हमें थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज रहेगी तो ये देखो, एक चीज़ मैंने ये देखा है प्रीवियस से कि 80% क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आधार पर बन जा रहे हैं, 20% में फैक्ट की जानना है। तो हमें कोशिश करना है कि 80% पर वर्क करना है, ठीक है। यही होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। लोग करते क्या, सबको लेके चलते, सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकती है। मैं कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं सबके लिए नहीं परफेक्ट हो सकता हूँ। बहुत लोग मेरी क्रिटिसाइज भी करते होंगे, बहुत लोग उससे सीखते भी होंगे, तो सबके लिए नहीं। तो जहाँ से ज़्यादा जिसका भला हो रहा है उस पर काम करो। तो यहाँ पे भला 80% यदि वो है तो उस पर हम काम करेंगे, क्यों हम इधर उधर काम करें? तो देखोगे कि दोनों स्टेटमेंट सही तो है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ये इसका एक्सप्लेन लेकिन नहीं कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि ए आर इज करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोनों सही है बट इसकी व्याख्या नहीं करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 26 नंबर का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकेशनल ऑर्गेनाइजेशन NSDC, ये फुल फॉर्म ना कहीं लिख लेना चाहिए। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, नेशनल सेक्टर कॉरपोरेशन वाली चीज़ें देखो, ये तो नहीं होगा, सेंटर भी नहीं होगा, काउंसिल तो मानी नहीं जाएगी।
वोकेशनल चीजों के लिए। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दिया भी है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है अ सॉफ्टवेयर इज अ टर्म्स एज द ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी ओपन, ये क्या है, आईसीटी का क्वेश्चन है, आईसीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे क्या है कि डेवलपर कंपनी इज ओपन 24/7, इट इज रिसोर्स कोड, it is a resource code is available to share, study, modify। ये है, it can downloaded from internet, it is available for free of cost। देखो सॉफ्टवेयर की जो चीजें हैं ओपन 24/7 कभी भी डाउनलोड सॉफ्टवेयर किया जा सकता है, लेकिन ये ना बात को होती है डेवलपर के लिए नहीं होता है, वो डेवलप बना दिया जाता है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। शेयर करने के लिए होता है और यूज करने के लिए होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। एक चीज देखना, कंप्यूटर में 2 चीजें होती है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर ये होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से केवल इंटरनेट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंटरनल चीज होता है जबकि हार्डवेयर एक्सटर्नल चीज होता है। कंप्यूटर की बॉडी हार्डवेयर है जबकि उसके अंतर्गत गूगल क्रोम ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये मेन अंतर समझने की जरूरत है। अब ये मैच द लिस्ट, अब मीडियम लिस्ट एक चीज 2 है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। तो ये न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये सारे क्वेश्चन आईसीटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसको मिलाना है करेक्ट द, तो इसमें एक भी मिल गया ना तो काम बन जाता है। ऐसी चीजों में यदि एक भी मिल गया है तो काम हो जाएगा। न्यूज़पेपर, रबर प्लेट, छापने वाली चीजों से, या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, सैटेलाइट, URSA मिनी प्रो व्हीकल, ये 4 हैं, इसमें से क्या है? तो न्यूज़पेपर जो छापने वाली मशीन है, ध्यान से देखोगे न्यूज़पेपर का, ठीक है, तो न्यूज़पेपर जो छापने की मशीन रबर प्लेट के ऐसे रहती है, उस पे डाला जाता है, ऐसे छापती है। तो पहले क्या होगा कि न्यूज़पेपर रबर प्लेट से छापी जाती है। A का 4, यानी एक मुझे मिल गया A का 4। अब विकल्प में हम फटाक से आएंगे कि A का 4 कहाँ है, तो ये देखो फ्री में नंबर देते हैं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बाकी चीजें होती ही नहीं। करेक्ट हो गया, एक भी पता है ना तो ये तो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। देखिए इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक होगा। और अब यहाँ पे क्या है कि 2 स्टेटमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। 150 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर, देन रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर 8:5। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ स्टडिंग 11 से इतने में कर रहे हैं, तो ये पूछ रहे 3:7 दोनों में कौन कौन सही है और ये चीज़ें। तो मैंने बोला था कि देखिए जिनका बीएससी ह्यूमैनिटी के बच्चों को अक्सर मैथ कमजोर होता है, तो एक चीज़ कहेंगे, यूट्यूब पर राकेश यादव की प्रॉफिट लॉस पर और परसेंटेज पे 7 घंटे की वीडियो, आप उसको ना एक बार बीएससी के देख लीजिए। आपका रीजनिंग ये आपका कहाँ का डीआई में भी आएगा। डीआई के तो बेस है, इसमें एवरेज, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है, ये एकदम कंप्लीट आ जाएगी। दूसरा क्या है कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी होगा। तो यहाँ पर मैंने जो सॉल्व किया, अब यहाँ पर सॉल्व करने लगेंगे तो सही लगेगा। इसको सही किया, चेक किया तो ये करेक्ट है, इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, जबकि दूसरा जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये गलत है। तो अब इसका आंसर देखिए, ए सही बट बी गलत है, यानी ए सही है बट बी गलत है। तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे भी देखो स्टेटमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की चीजों के अंतर्गत आएगा। साउंड इज नॉन इंटरनल बिकॉज इट इज कॉज्ड। ठीक है, आ रहे कि मिडिल टर्म डज नॉट प्रोवाइड इंटरनली ऑफ द साउंड बट ये नॉन इंटरनली। तो ये 2 स्टेटमेंट है, इसमें से ये ढूंढना है कि कौन सा सही है। तो ध्यान से थोड़ा सा भी देखोगे आईटीसी में, तो देखो
अभी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार करवा रहा हूँ, बीच में 2-3 सालों का करवा के उसके बाद आप लोग अपना सुझाव दीजिए कि आप लोग को पूरा किस पे पढ़ाएं। आप लोग क्या चाहते हो कि यूनिट वाइज आपको एक पढ़ा दे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाएं। जो आप लोगों का सुझाव होगा हम उसी के बिहाफ पर चलेंगे और करेंगे। अब आप लोगों का सुझाव ही सबसे बड़ी चीज करवाती है, तो ध्यान से इसका अपना सुझाव कमेंट में जरूर लिखा करें। मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है, कि बच्चे समझ रहे हैं, अपना सुझाव दे रहे हैं, तो करने में अच्छा लगता है। जब दोनों लोग चुप हो जाओगे ना तो नहीं होगा। देखो, एक दिन साउंड इज अ नॉन इंटरनल, जो बाहर की चीजें आ रही है ना, इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये इस तो सही है, इसका क्या है, करेक्ट है। और आर भी इसका देखो क्या है कि आर भी इसका जो है ना कि करेक्ट है, जो इसको एक्सप्लेन करता है कि इंटरनली क्यों नहीं है। यानी ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट डाटा एंट्री प्रोसेसिंग स्टोरेज। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ध्यान से थोड़ा सा इसको देखना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। इनपुट एक, ये तो पहला हो गया, ठीक है। तो ये देखेंगे कि अब विकल्प में ये कहाँ कहाँ है, यानी विकल्प ए में कहाँ कहाँ है, तो ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी ई वाला और ई वाला ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब 2 पर हम काम करेंगे। उसके बाद क्या, आउटपुट और डाटा इनपुट, नहीं, डाटा एंट्री, तो दूसरा डाटा एंट्री, तो क्या हो गया, ए हो गया और सी हो गया, ठीक है। अब ए और सी कहाँ है, एक में यहाँ नहीं है, यानी ए गलत हो गया, यानी 4 विकल्प क्या हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मर फॉल्स इज कमिटेड इन गिवन आर्गुमेंट। ऑल, इसमें क्या, रेंगने वाले सभी सांप क्या है, रेंगने वाले होते हैं। कुछ सांप क्या होते हैं, जहरीले प्राणी के रूप में आते हैं। तो पूछ रहा है कि इसकी और ऐसी चीजें क्या हो जाएगी। जैसे नहीं होता है कि लॉजिक में 4 वाक्य होते हैं, ए, ई, आई, ओ। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, कुछ मनुष्य मरणशील है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। तो इसको याद रखोगे तो इस आधार पर ये क्वेश्चन फ्री में बन जाएगा। ध्यान से देखो और अपने कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी समझ में आ रही है या क्यों नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखोगे कि इसके अंतर्गत फाल्सी इनइलेक्टेड प्रोसेस मेजर टर्म से तो होते नहीं है, माइनर टर्म से ये सारी चीजें डिसाइड होती है। तो माइनर टर्म से ही ये डिसाइड होती है। तो माइनर टर्म कहाँ है, मुझे बस इतना आता था कि माइनर टर्म से, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म है या फोर्थ टर्म, फोर्थ कुछ नहीं होता है, यानी मेजर होता है, माइनर होता है, मिडिल। तो मेजर से तो होता नहीं है और मिडिल से तो माइनर से होता है, माइनर देख के मार दिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट से बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 33, गिवन 2 स्टेटमेंट, क्लासिकल स्मोक इज द फॉर्म व्हेन ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन कार्बन पार्टिकुलर एंड, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं उसके आधार पर समय में ज़्यादा होता है। दिल्ली वाली चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा होती है कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। गर्मी के दिनों में राजस्थान के बालू के कण भी आते रहते हैं तो वो ज़्यादा ही हो जाता है। क्लासिकल स्मॉग रिड्यूस एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी ग्रेट, पूरा अभी अक्टूबर और नवंबर के समय पूरा का पूरा धुंधला जैसे हो गया था, तो पानी का छिड़काव का हुआ, इतना हो गया था कि कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई थी। तो कहने का मतलब कि बहुत डेंजरस है स्मोक रिड्यूस द ग्रेट एक्सटेंट। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से सही है। ध्यान से देखोगे कि दोनों को एनालिसिस करोगे तो ये चीज तो दिख रहा है कि पहला वाला तो गड़बड़ है, पहला वाला गड़बड़ है, जबकि दूसरा वाला देख रहे हो कि एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी कम हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में देखो दिल्ली में कुछ देर के बाद दिखाई, तो ये तो जनरल चीजों पे है कि ये सही है और ये वाला गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी हम विकल्प देखते हैं कि ए इज फॉल्स कहाँ है, तो यानी ए इज फॉल्स, स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, और डू यानी 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है कि गिवन आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज
कथन और ये चीजें हैं। तो यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ग्रोथ ऑफ कंट्री 100%। ठीक है, सही बात है, क्योंकि रिसर्च से ये सारी चीजें डिसाइड होती है, ये क्यों करेक्ट है। ठीक है, अगला क्या है, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ द स्लाइड टू इन्वेंशन यूज्ड बाय थर्ड पार्टी। देखो ये भी थर्ड पार्टी के द्वारा ही चीजें होती है। देखो ये एजुकेशन की यूनिवर्सिटियों के हायर स्टडी की बात आती है, जबकि ये कॉपीराइट उसके बाद आईपीआर इसके लिए होता है। तो ये दोनों अलग अलग सेगमेंट हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं है, दोनों चाहिए लेकिन दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए आर करेक्ट है, बट आर एक्सप्लेन नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे, दोनों नॉट एक्सप्लेन ये होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देखो, जब तक तू लोग अपने तरीके नहीं बदलोगे 4-5 बार से, अब ना जो सफल हैं, जो जेआरएफ निकाले हैं, उनसे पूछिएगा कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, तो थोड़ा सा देखोगे कि आप जो कर रहे हो और वो कर रहे हैं, दोनों के तरीके में अलग है। किताबें वही पढ़ते हैं और वही किताबें आप भी पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू आप भी सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू वो भी सॉल्व कर रहे हैं, उनका ज़्यादा सही हो रहा है, आपका कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी तरीका अलग है। ठीक है, जब 2-4 बार ना हो तो ऑटोमेटिक बदल लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पहले तो फुल फॉर्म भी याद रखने की है कि सीपीयू का फुल बस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, ये चीजें जानना जरूरी है। और डीवीडी रोम इज द ऑप्टिकल स्टोरेज ऑफ मीडिया। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज रिटेन बाय मेनी टाइम, नहीं, ये तो गड़बड़ है, एक बार लोड हो गया तो काम खत्म हो जाता, ये भी गड़बड़ है। अब सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज रैम में, सॉफ्टवेयर हमेशा प्राइमरी सी ड्राइव में होता है सीपीयू। ठीक है, ये भी गड़बड़, यानी दोनों ही गड़बड़ है, दोनों स्टेटमेंट आर फॉल्स, गड़बड़ है, यानी बहुत स्टेटमेंट आर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला है 36 गिवन बाय 2 स्टेटमेंट, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 10% के लाभ पर बेचता है। इफ ही सेल्स हिज गुड्स 15% के लाभ पर और 160 रुपये पर है, तो इसकी कास्ट प्राइस इसकी 420 रुपया है, तो सेल प्राइस की चीजें पूछ रहा है। दूसरा, इस पे 80 रुपया कमाता है और उस पर 25% का इंक्रीज होता है और 20% उसका एक्सपेंस हो जाता है। तो पूछ रहा है कि कितना 45% इंक्रीज कैसे, क्या ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर जो मैंने लगाया है कि ये वाला तो गड़बड़ है लेकिन ये सही है, यानी ए इज फॉल्स बट बी इज राइट, यहाँ से करेक्ट हो गया। अगला क्या है 37 कोलबर्ग थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट ऑफ कंपेरिजिंग द स्टेज। ठीक है, ओरिएंटेशन, उसके डिसेबिलिटी ओरिएंटेशन, एक्सचेंज ओरिएंटेशन, लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन। तो पूछ रहे एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? तो देखो ये ध्यान से देखोगे कि रिवार्ड एक्सचेंज ओरिएंटेशन में लो एंड ऑर्डर सोशल कॉन्ट्रैक्ट चीज़ों में आती है। इंटेलेक्चुअल चीज़ों में ये डिसेबिलिटी के ये चीज़ें नहीं यूज की जाती है। विकल्प बी गड़बड़ है, ये नहीं होगा। अब देखते हैं कि विकल्प बी कहाँ फ्री का दे दिया नंबर, देखिए ऐसे चीज़ें, यानी बी गड़बड़ है तो बी देखो कहाँ ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो जाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए सी डी, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड क्रिटिसिज्म एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन सोशल साइंस में कौन कौन से है? ठीक है, इम्पॉसिबल टू कंडक्ट इन सोशल सिचुएशन, आर्टिफिशियल लेबोरेटरी कंडीशन,
अनवेलिटी गुड एक्सपेरिमेंट एंड सोशल साइंस, सोशल रिसर्च डेवलपमेंट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंट, सोशल की चीज़ों को नहीं होता है, कोठारी आयोग की चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, भारत की सबसे मान्यतापूर्ण जो आयोग रहा है उसमें कोठारी आयोग का नाम आता है। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, 38 का हम आंसर देखते हैं। तो ये देखते हैं आर्टिफिशियल लेबोरेटरी कंडीशन नॉट होगा, 2 होगा। अब ये कोठारी आयोग का पूछ रहा है कि क्या है कि मदर लैंग्वेज, मदर टंग मीडियम, हिंदी मीडियम। देखो ये हमेशा 2 लैंग्वेज चीज़ों को 3 लैंग्वेज लोकल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करती है। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला पर आधारित है, 3 लैंग्वेज फार्मूला पर। 3 लैंग्वेज में क्या है, लोकल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को, और इंग्लिश तो हमारी जनरल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में सीखने को प्रमोट करती है। 39 हो गया। 40 इसको लगाओ इन अ टेस्ट आप 150 क्वेश्चन कैरी करना है, एक क्वेश्चन 1 मार्क पे है, ऋषभ 80% पाता है। ठीक है, अब द फर्स्ट 75 क्वेश्चन उसकी करेक्ट है, तो पूछ रहा है कि 75 क्वेश्चन करेक्ट है तो उसमें 60% ओवरऑल में कितनी चीज़ें प्राप्त करता है। पूरा का पूरा मैथ का क्वेश्चन है। जब इसको मैंने सॉल्व किया था तो 60 आंसर आया था। सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू होता है P गुणे R गुणे T बाई 100, P प्रिंसिपल R रेट T टाइम। ठीक है, भाग देख के जब इसको सॉल्व किए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आया है 3.33%। यहाँ पे कैलकुलेशन इस पेन से करने में दिक्कत होती है, इसीलिए इसको मैं लगा के रखता हूँ। अगला है कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर ऑन विच NPTEL कोर्स आर सीन वाज क्रिएटेड, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, विप्रो, कौन सा कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। कुछ नहीं होगा ना तो 90% चीज़ों को तो गूगल मारना। ठीक है, और गूगल करेक्ट आंसर भी होता है और इसका भी करेक्ट आंसर गूगल ही है। ठीक है, ITC का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आ गया MP3 वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, MP3 एक्सेल JPG तो फोटो वाला होता है। ठीक है, MP3 में सॉन्ग आता है जो हम जानते हैं। ठीक है, तो हमको 2 ही आता है इसमें। ठीक है, और 2 ही पर देखेंगे बनेगा तो बनेगा, अब बन जाएगा। 2 भी आपको है ना तो एकदम क्लियर बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो MP3 क्या होता है, तो म्यूजिक में गाना सुनते हैं। ए का क्या है, बस इतना ही, ए का दो MP3 गाना का सुनते हैं। अब ए का दू देखो कहाँ कहाँ है, तो ई भाई ए का दू MP3। ये जो लोग ना कुछ भी ITC नहीं पढ़े वो भी फ्री में कर ले जाएंगे क्वेश्चन। तो ए का 3 कहाँ है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, यानी 2 विकल्प तो सीधा हो गया। अब नहीं 2 और 3 बच्चे हैं। अब ए का 3 दूसरा देख लेते हैं JPG किस में होता है, तो फोटो में होता है। JPG फोटो में ही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं JPG का क्या है कि फोटो का है, JPG का क्या है, फोटो इमेज का, यानी C का 1 हो गया। बस मेरे को इतना ही पता था और इसी के आधार पर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बाकी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। ये जो 2 चीज़ें हो तो बाकी चीज़ों को मिला के देख लेना चाहिए, ये होती है स्मार्ट तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से है, इसका फुल फॉर्म पहले तो जानना है। ठीक है, लिख लेना है। CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, मीथेन, CH4 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सबसे अधिक परसेंटेज किसका होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सब में जो सबसे हाईएस्ट जो होती है उसमें होती है CH4 मीथेन गैस, CH4 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, CH4 तो कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मतलब C,
CO2 का मतलब C, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, मेथेन गैस होती है, CH4 होती है, यानी ये दूसरे स्थान पे होती है, यानी CB मुझे पता है। अब CB देखो कहाँ है, एकदम करेक्ट आंसर। अब बाकी चीजें नहीं भी लगाओगे भी तो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला है अ मैन हु कैन स्विम एट 48 मीटर स्टिल 200 मीटर अगेन। ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और किलोमीटर को किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 18/5 से करते हैं। इसका उल्टा होता है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में तो 5/18 से गुणा कर। जब सॉल्व मैंने किया इसका आंसर पूरा का पूरा, तो ये आया था हमारा क्या है, 32 मिनट। ये तो आसानी से हो गया था, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो टफ लगते हैं। अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ का करने का सबसे अच्छा तरीका, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पर ये पूरे के पूरे हैं, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है, ध्यान से, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इसके लिए पहला क्या करना है, हमें 3 तरीका अपनाना है। पहला क्या है, ब्रीफली पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि पढ़ते वक्त जो इम्पोर्टेंट लाइन है अंडरलाइन कर लेना है। तीसरा क्या है कि पैराग्राफ की थीम समझना है कि किसके बारे में है, ठीक है। ये चीज़ें पहली बार में पढ़ना है कि फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। दूसरी बार उसके बाद ये MCQ देखना है, जैसे इसमें क्या है, रेमिफेक्शन ऑफ टेलीविजन, ठीक है, एज अ कम्युनिटी इन फाइनेंशियल इकोनॉमी, ठीक है। इसके बारे में ये चीज़ें कह रहा है, ये टेलीविजन प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है, इनको लिख लेंगे। टेलीविजन प्रोडक्ट कंसीडर ऑपरेटर कौन कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो व्हाट आर द कल्चरल इकोनॉमी के, ठीक है। अब इतना देखने के बाद तो इतना टेलीविजन, इतना देखने के बाद तो इतना तो मुझे हो गया कि ये जो पैराग्राफ है वो टेलीविजन मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम्युनिकेशन को बढ़ाने के संदर्भ में है, ठीक है। यहाँ पर देखो टेलीविजन इज अ कल्चरल कम्युनिटी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद है। इट इज वर्क विद इन इकोनॉमिकली डिटरमाइंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस तरीके से ना अंडरलाइन कर, देयर इज अ फाइनेंशियल इकोनॉमी विद इन विच वेल्थ, ठीक है, सर्कुलेट, कल्चरल इकोनॉमी, ठीक है, मीनिंग द प्लेजर सर्कुलेट द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर देखो रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। ये सम ऑफ द थ्योरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इन द फाइनेंशियल इकोनॉमी टेलीविजन सिंबलाइज प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट टेक्सचुअलिटी, ये लाइन पूरी इंपॉर्टेंट हो गई, इसको अंडरलाइन कर लेना। अ प्रोग्राम इज अ कम्युनिटी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ये हो गया। अ डिस्ट्रीब्यूटर रूल चेंज इन बिकम नॉट कम्युनिटी बट प्रोड्यूसर, ये देखो ये आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरीके से निकल गया। व्हाट इज द प्रोसेस गिवन कम्युनिटी ऑडियंस टर्न, यहाँ से हो गया। अगला चीजें पढ़ेंगे। अब इधर देखो आ गया रेमिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल फास्टिंग, ये हो गया लाइन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोग्राम फाइनेंशियल कम्युनिटी प्रोड्यूसर अंडरगो बाय द ऑडियंस लेफ्ट कम्युनिटी सोल्ड एडवर्टाइजर but cultural economy audience reject the role as a commodity producer and produce, ये जानना है। materialistic process viewing television, ये याद रखना है बस कि अब आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये पूछ रहा है देखो ध्यान से 46 का, इतना पढ़ने के बाद ना आंसर ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसका तो आंसर मैंने तुरंत देखा, ऑडियंस फॉर एडवर्टाइज निकल गया था, ठीक है। और ये देखो ये भी निकल गया था, टेलीविजन एज अ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज ऑपरेटर, इसका आंसर देखो ये भी निकल गया था। तो क्या था, सर्कुलेटरी कमर्शियल सिस्टम, इसका 2 आंसर हो जाएगा। एक बार करके देखो, एक भी गलत नहीं होगा। कंसीडर द टेलीविजन प्रोडक्ट एंड, एकदम लाइन ही सीधा सीधा थी कि जिसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके की लाइनें जो होती है ना आपको ऑटोमेटिक याद दिला देती हैं कि अब यहाँ पे क्या है कि ये हो जाएगा ऑडियंस पावर सिस्टम की चीज़ें हैं, ठीक है। 49 क्या है कि
व्हाट आर यूनिक टेलीविजन कल्चरल इकोनॉमी के लिए किस चीज़ों की, कल्चरल इकोनॉमी के लिए किन की चीज़ों की होती है। तो देखो यहाँ पे था नॉन स्टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मीनिंग, ये भी था, ये दे कैन द कंज्यूम द फॉर्बिलिटी, ये भी था। लेकिन जो सबसे अधिक इसका जो करेक्ट आंसर था नॉन स्टॉप प्रोडक्टिव मीनिंग, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीविजन बिकर कल्चरल कॉमोडिटी, एकदम शोर्ट लिखा लिखा लाइन था, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था। देखिए फ्री में ये मेरे को नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर में, पांचों में से पांचों मेरे सही हो गए। प्रोड्यूसर ऑफ अ न्यू कमोडिटी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहते हैं देखो तरीका बदलो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को वीडियो देखिए और मैं आप लोगों को फिलोसफी के भी कुछ क्वेश्चन दे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को देखिए, अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या ये तरीका सही है या गलत है, या कुछ सुझाव चाहिए तो वो भी बताइए। फिलोसफी के क्वेश्चन है, ये भी मैं डिस्कस करवाऊंगा। तो ये आज के लिए यहीं तक, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आगे मोटिवेशन मिलेगा, तो आगे काम होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।